कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाश में संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। अब निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण क्या है? ये जनरली क्या होता है कि एक तो शब्द आता है इसके अंदर निदान शब्द है और दूसरा शब्द आ रहा है इसके अंदर उपचार। तो सबसे पहले हम निदान के बारे में जानेंगे कि निदान क्या है, निदानात्मक चीज क्या होती है, और उसके बाद में हम उपचारात्मक शिक्षण को देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम अगर निदान की बात करते हैं तो निदान क्या है? निदान जो होता है कि एक सामान्य रूप में जब हम देखते हैं तो किसी भी जो भी कमी हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, उसके मूल कारण का पता लगाना निदान होता है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इसकी बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्र की जो भी असफलता हो रही है, छात्र को जो भी असफलता मिल रही है, उस असफलता के पीछे कारण क्या है, उन कारणों का पता लगाना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। केवल साल भर के बाद में पास फेल होना ही नहीं है, किसी भी विषय में उसको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई आ रही है, वो सीख नहीं पा रहा है या वो उससे भागने की कोशिश कर रहा है, वो उससे जी चुरा रहा है, वो क्यों कर रहा है ना, इन सब चीजों के पीछे इसका मूल कारण क्या है, उसको एक शिक्षक के द्वारा जानना जो है वो निदान कहलाता है, वो निदानात्मक शिक्षण होता है हमारा। अब ये निदानात्मक शिक्षण तो ये हो गया, लेकिन इसके साथ में हम थोड़े उपचार की बात कर रहे हैं कि अगर निदान है यानी कि उसके मूल कारण का जब हमें पता चल चुका है तो उस मूल कारण को दूर करने के जो उपाय किए जाते हैं वो उपचार कहलाता है। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र से ये शब्द आया हुआ है, निदान और उपचार दोनों। तो चिकित्सा की जब बात करते हैं, हम जब किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे बीमारी के लक्षणों को देखता है। लक्षणों को देख करके हमारे शरीर में होने वाले बाहरी लक्षण और आंतरिक लक्षण क्या क्या हो रहे हैं, उसके आधार पर वो डायग्नोसिस करता है। वो ये देखता है कि इसको ये बीमारी किस कारण से हो रही है, ये बीमारी है, इस बीमारी के पीछे इसका मूल कारण क्या है ना, वो कारण देखता है और उन कारणों का पता लगा करके उस बीमारी का पता लगाता है और उसके बाद में वो उसके आधार पर दवाइयां हमें लिखता है, हमारे रोग को दूर करने की कोशिश करता है वो, और उपचार करता पूरी तरह से, है ना। तो इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्र को जो असफलता मिलती है या किसी भी विषय से उसको कठिनाई उत्पन्न हो रही है, किसी विषय को उसको पढ़ने में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, या वो किसी भी रूप में अगर विद्यालय नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहा, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उसको और पर्टिकुलर विषय विषय की बात करते हैं हम, तो विषय विशेष के अंदर अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है तो ऐसी स्थिति में उसके मूल कारणों का पता लगाना निदान है, निदानात्मक शिक्षण है, क्योंकि वो शिक्षक के द्वारा लगाया जाता है और उसी शिक्षक के द्वारा उसका उपचार भी किया जाता है, इसलिए वो उपचारात्मक शिक्षण भी होता है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण ये दोनों साथ चलती है, ये प्रक्रिया केवल एक शिक्षण होकर के नहीं रुक जाता है ना, दोनों शिक्षण साथ में चलते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं तो जब इसकी प्रक्रिया होती है, इसकी शुरुआत में इसकी जो प्रक्रिया होती है, तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से हम देखते हैं, तो प्रक्रिया के अंदर जो होता है ना, मूल रूप से उसके 3 चरणों में उसको हम देखते हैं, डिवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है वर्गीकरण। और वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण कैसे करना, छात्रों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रख करके उनका वर्गीकरण किया जाता है कि ये किस स्तर का बालक है, ये किस स्तर का बालक है, ये किस स्तर का बालक है ना। तो उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रख करके छात्रों का वर्गीकरण करना, उसके बाद में उन छात्रों की कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना कि छात्र को किस किस विषय में किस किस प्रकार की कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। सामान्य कठिनाइयां होती हैं वो तो सामान्य रूप से दूर हो जाती हैं, लेकिन विशेष रूप से कोई कठिनाई होती है तो उस कठिनाई को दूर कैसे किया जाए, उसके मूल कारण का पता लगाना, तो कठिनाइयों का पता लगाना और उसके बाद में उसके पिछड़ने का कारण कि वो उस विषय में क्यों पिछड़ रहा है, तो उसका आंतरिक कारण क्या हो सकता है, उसका बाहरी कारण क्या हो सकता है, उसका पारिवारिक वातावरण कैसा हो सकता है, उसका शैक्षिक वातावरण कैसा हो सकता है, उसके दोस्तों का वातावरण कैसा हो सकता है, उसका स्वयं की सोच कैसी है। इन सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि वो पिछड़ा हुआ क्यों है, उसके पीछे इसका रीजन क्या है। तो इन कारणों का पता लगाना जो होता है वो निदानात्मक होता है। तो एक ये निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की हम कॉमन रूप में हम सामान्य बात हमने की। लेकिन अब हम निदानात्मक पर्टिकुलर निदानात्मक शिक्षण की बात करेंगे तो निदानात्मक क्या है, जिसको कि हम अंग्रेजी में डायग्नोसिस कहते हैं, है ना। डायग्नोसिस नाम है यानी कि किसी भी चीज के कारण का पता लगाना, रोग के कारण का पता लगाना, डायग्नोसिस करना कि डायग्नोसिस हुआ है, इसको ये रोग हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि इस बच्चे में डायग्नोसिस हुआ है
कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या इस विषय से संबंधित इसके अंदर ये कठिनाई है, तो ये डायग्नोसिस होता है। अब उस डायग्नोसिस के अंदर जब हम बात करते हैं तो शिक्षक के द्वारा किन किन चीजों की जानकारी ली जाती है, तो उसमें सबसे पहले तो देखता है शिक्षक जो होता है वो छात्र की विषयगत मंदता को देखता है, उसके धीमेपन को देखता है कि किस विषय में वो बहुत धीमी गति से सीखता है, क्योंकि कोई विषय उसका पसंद का होता है उसमें वो बहुत तेजी से सीख लेता है, जो विषय उसे पसंद नहीं होता है, पढ़ना नहीं चाहता है, उसमें वो धीमी गति से सीखता है। तो उसकी विषयगत मंदता को देखने का प्रयास करता है, उसके पिछड़ेपन को जानने का प्रयास करता है कि इसके पीछे इसका रीजन क्या है, क्यों ये इन चीजों से भाग रहा है, और उसकी जो सीखने से संबंधित जो कठिनाइयां हैं, उसकी जो गलतियां हैं, उसकी जो त्रुटियां हैं, उसको वो पहचानता है कि ये पर्टिकुलर किस जगह पे कहाँ विशेष रूप से गलती करता है ना। विशेष स्थान विशेष को देखता है कि कहां पर ये स्पेशली रूप से गलती कर रहा है, उस स्पेशल स्थान को पहचान करके, मूल पहचान करके, और उसका पता लगाना जो है वो निदान करना है कि उसकी विषयगत स्थिति में कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई पढ़ता नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं साइंस के बच्चे, अब इसमें क्या होता है कि कोई कोई होता है कि थ्योरेटिकल बहुत अच्छा पढ़ लेता है, लेकिन उसको फॉर्मूलेज वगैरह याद करने में और उसको मैथ्स की चीजें जो करने में उसको दिक्कत आती है, तो वो उसमें साइंस के कई स्टूडेंट होते हैं जो इन चीजों से भागने की कोशिश करते हैं कि ये हमको ना करना पड़े, हमारे परीक्षा में हम इस तरह की तैयारी कर लें कि इसको सरलता से पास कर लें, इसको हम पास नहीं करें। ये तो एक बहुत मतलब मामूली सी एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन पर्टिकुलर इस विषय को लेकर कि अगर किसी को गहराई से ही बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है कि वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र विशेष में ही बहुत गलतियां करता है, तो वहां पर उस गलती क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका कारण क्या है, इसका पता लगाना जो है वो एक निदानात्मक इसके शिक्षण के अंतर्गत आता है। अब निदानात्मक शिक्षण जब करवाया जाता है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों जरूरत है किसी भी चीज की शिक्षण के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में निदान करना क्यों जरूरी है ना, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो छात्र की जो पाठ्य विषय से संबंधित उसकी जो कठिनाई होती है, वो कठिनाई जन्मजात है या उसकी स्वाभाविक है या किसी अन्य कारण से हो रही है, इस चीज का ज्ञान हमको इसके विषय में हमको प्राप्त होता है, तो हम इस चीज को जानते हैं। और दूसरी बात आती है कि उसकी विषय विशेष से संबंधित कठिनाई कौन सी है, किस प्रकार के विषय में उसको किस प्रकार की कठिनाई सबसे ज्यादा अधिक आती है। हो सकता है कि किसी को फॉर्मूले याद ना हो, अब वो उसकी सबसे बड़ी कठिनाई कि उसको जब फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, वो याद ही नहीं कर पा रहा है, वहीं उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे की चीजों को सॉल्व कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता वो। तो इस प्रकार से उसकी पाठ्य विषय से संबंधित उसकी कुछ विशिष्ट चीजों के बारे में पता करना कि ये विशिष्ट कठिनाई क्या है इसकी, कि ये क्यों नहीं कर पाता है, तो उस चीजों को जानना, इसका पता लगाना, ये इसके मूल उद्देश्य होते हैं। अब ये किस किस क्षेत्र में इस प्रकार की कठिनाइयां विद्यार्थियों के अंदर देखने को मिलती है ना, तो उस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर होता है कि भाषा के जो चारों कौशल है हमारे, उन चारों कौशलों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है किसी बालक विशेष में। पढ़ने के दौरान मिल सकती है, उसके सुनने के दौरान मिल सकती है, उसके वाचन के दौरान, पढ़ने के दौरान उसको मिल सकती है, लेखन के दौरान उसकी किसी प्रकार की कोई समस्या उसको मिल सकती है। इसके अलावा व्याकरण से संबंधित चीजें ऐसी होती है कि जहां पर उसको दिक्कत आ सकती है, जैसे पर्टिकुलर कोई परिभाषा याद करना हो या कोई उदाहरण याद करना हो या बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद करने हैं या उसको कोई वाक्य बदलने हैं किसी भी तरह से, उसको कहीं भी, या व्याकरण ही उसको पसंद ना हो, व्याकरण के नियम ही उसको याद नहीं करना पसंद हो। अब संधि के नियम होते हैं बहुत सारे, समास के नियम होते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग करने के नियम होते हैं। अब ऐसे ऐसे नियमों की जानकारी लेना ही में उसको इंटरेस्ट नहीं हो, वो करना ही नहीं चाहता हो, या उसको कठिनाई महसूस होती है, उसको याद ही नहीं रहता है, तो इस प्रकार की ऐसी स्थितियों को तो व्याकरण से संबंधित कठिनाइयां हो सकती हैं। फिर गणित से रिलेटेड उसको कठिनाइयां हो सकती है कि जहां पर उसके सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो इन विषयों से भागने की कोशिश करता है वो। तो यहाँ ये इसके कुछ क्षेत्र विशेष हो सकते हैं, दूसरे विषय भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं विषयों में होती है उसको कठिनाई, लेकिन दूसरे विषय भी हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मेन रूप से इन विषयों में हमको स्पेशल कठिनाई देखने को मिलती है। जैसे ये वाचन के अंदर होता है, पर्टिकुलर बच्चा कुछ शब्द जैसे होते हैं कि र और ल, इसको पढ़ने में वो कहीं कठिनाई महसूस करता है कि जितनी भी बार वो पढ़ता है र ल को, तो वो उल्टा पढ़ लेता है, आगे पीछे पढ़ता है। जब अगर र आ रहा है तो 2 बार र पढ़ लेगा या 2 बार ल पढ़ेगा, या ल को र पढ़ेगा, र को ल पढ़ेगा, किसी भी तरह से। और हर स्थान पर जब वो बार बार यही गलती कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये उसकी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है कि वो उस अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा ढंग से, तो वहां पर ये उसकी परेशानी आ गई। तो ये निदान के इसके पीछे इसका कारण क्या है कि वो उन दोनों में अंतर क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं पहचान पा रहा है, तो ये कठिनाई है उसकी। तो इस कठिनाई को जानना, उसका निदान करना, उसके कारण का पता लगाना कि क्या है ना। तो ये इस प्रकार से लेखन में भी हो सकता है, उच्चारण में भी हो सकता है, पर्टिकुलर कुछ शब्दों का उच्चारण वो गलत ही करता है ना। अब ऐसा वो क्यों बोल रहा है, ऐसा आगे पीछे उल्टे शब्द ही बोल रहा है, क्यों बोल रहा है वो, इन सब चीजों के कारणों का पता लगाना, ये जो है वो इसके क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्र विशेष के अंदर इसमें कठिनाइयां बालकों को विशेष रूप से देखने को मिलती है हमको।
लेकिन इन कठिनाइयों को और भी अगर हम जाने तो कैसे जान सकते हैं, इनको जानने के लिए क्या तरीके होते हैं? तो इनके जानने के लिए नैदानिक परीक्षण आते हैं, है ना, जो कि प्रमाणीकृत होते हैं, निदानात्मक परीक्षण होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। यानी कि ये एक संस्था विशेष के द्वारा एक स्टैंडर्डाइज्ड होता है, इसका मापन तय होता है कि इसी प्रकार से इसका टेस्ट किया जाएगा और इसी प्रकार से इसके उत्तर मिलेंगे और इसी प्रकार से इसका परिणाम निकलेगा। तो उन चीजों को ध्यान में रख करके, तो जो स्टैंडर्डाइज्ड जो निदानात्मक परीक्षण बने हुए हैं, उन परीक्षणों का प्रयोग करके और विद्यार्थियों के कठिनाइयों के स्तर का हम पता लगा सकते हैं कि विद्यार्थी कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो गलतियां कर रहा है, कहाँ कहाँ वो अशुद्धियां कर रहा है, कहाँ कहाँ वो त्रुटियां कर रहा है। तो इन सब चीजों के और किस कारण से कर रहा है, वो कारण उसके स्पेशली रूप से हमको पता उसमें चल जाता है। अब इसके बाद इसकी जब विशेषताओं की या महत्व की या हम परिणामों की बात करें, तो इसकी विशेषता या महत्व या परिणाम जो भी है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक तो ये क्या करता है कि छात्रों की अध्ययन संबंधी जो गलत आदतें हैं, उन आदतों पर अंकुश लगाता है कि अगर उसको एक सही समय उसने निर्धारित नहीं कर रखा है पढ़ने का, या वो गलत तरीके से पढ़ रहा है, या तो वो चिल्ला चिल्ला करके पढ़ रहा है, या वो बिल्कुल मौन धारण करके पढ़ रहा है, तो बिल्कुल मतलब इस तरह से कि उसको देख करके लगे ही नहीं कि पढ़ रहा है ना। तो इस तरह से अनुचित जो उसका तरीका होता है पढ़ने का, तो उस अनुचित तरीकों पर अंकुश लगता है। इससे इससे पता लगा जाता है। फिर विद्यालय कार्यों के प्रति जो होता है उसके दृष्टिकोणों का उसका विकास होता है, विद्यालय कार्यों के प्रति उसके उचित दृष्टिकोण का विकास होता है उससे, है ना, कि वो विद्यालय के प्रति उसके जो भी कार्य हैं उनको वो सही तरीके से करे, इस दृष्टिकोण में उसका हम विकास कर सकते हैं। इसके लिए भी इसके महत्व में यह है कि छात्रों की विशेष प्रकार की जो जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं में कमी आती है। जब हमें उसके कारणों का पता चलता है तो निदान होता है, और जब निदान होता है तो हम उसका उपचार करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम उपचार होता है तो अपने आप क्या हो जाएगा कि कमी आनी स्वाभाविक उन चीजों में, तो छात्रों की विशिष्ट समस्याओं के अंदर कमी आती है इसमें, और उनकी जो गलतियां होती है उन गलतियों की वो जानकारी भी देता है ये निदान, और उनसे बचने की चेतावनी भी देता है कि ये गलत हो रहा है, इसको ऐसा नहीं करना है। बार बार ये चीज गलत हो रही है, बार बार जैसे इन शब्दों का उच्चारण आपके द्वारा गलत किया जा रहा है, तो आप इसको गलत उच्चारण नहीं करें, वरना आपकी हमेशा के लिए ये चीज विकसित हो जाएगी कि आप जहां कहीं भी जब कभी भी जितने भी बड़े हो जाएं आप बोलेंगे, आप ऐसा ही बोलेंगे, है ना। ये उसको एक समझा दिया जाता है, उसको चेतावनी के रूप में उसको बता दिया जाता है कि अगर इन चीजों में सुधार नहीं किया गया, इन वर्णों के उच्चारण को सही नहीं किया गया, तो ये जीवन भर की समस्या हो सकती है ना। तो इस प्रकार से उनको समस्याओं की जानकारी के साथ में उनको बचने की चेतावनी भी दी जाती है कि आप इन चीजों को विशेष में सुधारने। तो ये तो होता है कि निदानात्मक परीक्षण होता है। अब निदानात्मक शिक्षण के बाद में जब हम बात करते हैं कि जब कारणों का हमें पता चल गया, उनके मूल कारणों का जब हमें पता चल गया, तो फिर इसका उपचार भी करना है, तो उपचारात्मक शिक्षण की बात आ जाती है। अब उपचारात्मक शिक्षण जो है वो होता है वो शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, उपचार भी शिक्षक के द्वारा होगा। ये उपचार शब्द भी मैंने जैसे बताया था पहले भी आपको कि ये चिकित्सा शास्त्र से लिया हुआ है कि जब हम किसी कारण का पता चलता है, रोग के कारण का पता चलने पर उसको दूर करने के जो उपाय किए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, वो उपचार है। जो दवाएं दी जाती हैं वो उपचार है। तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जिस किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो उसको दूर करने के जो प्रयास एक शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं वो उपचार कहलाते हैं। उसको हम उपचारात्मक शिक्षण हमको कहते हैं। तो ये जो होता है वो चिकित्सक की भांति ही शिक्षक जो होता है वो छात्रों को अधिगम संबंधी उनके दोषों को दूर करता है और उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से एक चिकित्सक दवाई देकर के रोगी के रोगों को दूर करता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक शिक्षार्थी के दोषों को दूर करके उससे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको प्रेरित करता है उसको, और उसके लिए उसको सही दिशा निर्देश भी देता है कि उसको किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। इन सब चीजों की वो उसको जानकारी भी दे देता है। तो हम इसके उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें कि उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले तो छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, यानी कि ये उपचार है। रोग जिस प्रकार से दूर हो जाता है दवाई खाने से, उसी प्रकार से इस उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्र का जो अज्ञान है, उसकी जो ज्ञान संबंधी जो त्रुटियां होती है वो दूर हो जाती है, है ना। उपचार करने का मतलब उसको खत्म करना, उसको निदान करना है, समाप्त कर देना, उसके कारणों का पता लगा करके छोड़ नहीं देना है। उसकी जो बीमारी है या उसकी जो भी गलतियां हैं, उसकी अशुद्धियां हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को पूरी तरह से दूर करना है, उपचार करना। जिस तरह से बीमारी को दूर करके व्यक्ति को ठीक करना है, उसी प्रकार से शिक्षार्थी के अंदर होने वाली गलतियों को दूर करके और शिक्षार्थी को सही ज्ञान देना है, सही दिशा दिखाना है उसको। उसके बाद में भविष्य में वो उन दोषों को फिर से नहीं दोहराए,
इन चीजों से उसको मुक्ति दिलाना है कि भाई ये दोष एक बार हो गया है, बार बार दोबारा ना हो, इसका सतत अभ्यास करवाना उसको, जिससे कि वो भविष्य में भी इस प्रकार का दोष वो नहीं कर सके, पैदा नहीं कर सके, उसका प्रयोग नहीं कर सके। वो उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो मनोवृत्तियां हैं, उसकी जो कुशलताएं हैं, अकुशलताएं हैं, उनको जो है पूरी तरह से समाप्त करना और उनको एक अच्छा श्रेष्ठ रूप देना, आकार देना उनको, कि जिससे कि विद्यार्थी अपने भावी जीवन में वो अच्छी आदतों का विकास कर सकें, अच्छी मनोवृत्तियों का विकास कर सकें, अपने अंदर किसी कौशल को उभार सकें और उसके आधार पर वो अपना सही तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो इन चीजों को उचित रूप देना, ये उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य बात आती है, उद्देश्य आ जाता है। फिर आता है कि छात्रों की जो अवांछनीय रुचियां हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि इस प्रकार की उसकी रुचि हो, ऐसी रुचि होती है उसकी, ऐसी जो आदतें होती हैं, ऐसी जो दृष्टिकोण होते हैं, उनमें परिवर्तन करना कि ये चीज गलत है ना, और किस कारण से है और इसका परिणाम क्या होगा, ये सब दिखा करके, समझा करके, और उसकी इन चीजों को क्या किया जाता है, उपचार। अब जब उपचार की बात आ गई कि शिक्षण के अंदर उपचार कैसे होता है, किस किस तरीकों से हम कर सकते हैं, तो कुछ तरीके हैं कि उन तरीकों के माध्यम से, जिसको कि हम एक छोटी मोटी विधियों के रूप, विधि शब्द का भी प्रयोग हम इसके अंदर कर सकते हैं, तो इसके द्वारा हम इस चीजों को दूर कर सकते हैं, इनकी कठिनाइयों को। तो उसके अंदर सबसे पहले तो क्या होता है कि जब विद्यार्थी कहीं कोई गलती करता है, तो जब तब भी हम उसकी गलतियों को क्या करें, सबसे पहले सुधार दें, उसी वक्त में सुधार दें उसको। जहां जहां भी हमको यदा कदा हमको त्रुटि देखने को मिलती है, तो हम उस त्रुटि को क्या करें, उसको सुधार दें हम अच्छे से। दूसरा होता है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी कमियों को देखना, समझना शिक्षक के द्वारा और उसको दूर करने का उपाय करना। यानी कि हर छात्र की, जिस किसी भी छात्र की जो कोई भी व्यक्तिगत उसकी कोई परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी को शिक्षक के द्वारा देखा जाए और उसको दूर किया जाए, है ना। उसके दूर करने के उसको उपाय बताया जाए कि उसको कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, तरीके बताए उसको, है ना। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर व्यवस्था करके छात्रों की, और फिर शिक्षण व्यवस्था करना कि किस किस स्तर के क्लास के अंदर कौन कौन से बालक हैं, कैसे कैसे बालक हैं, और उनकी अलग अलग शिक्षण की उनकी व्यवस्था करना। तो तीसरी प्रकार की चीज ये आ गई। चौथी आ गई छोटे छोटे समूहों में विद्यार्थियों को बांट करके शिक्षण की व्यवस्था करना। चार तरीके हो गए। और पांचवा तरीका जो आता है, इसमें आता है कि उसकी बुरी आदतों का, अधिगम संबंधी जो भी आदतें हैं, उसकी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का निदान करके और उससे उनको मुक्त करना। जिस किसी भी विद्यार्थी में अगर ये चीज देखने को मिलती है, तो उसको समझना और उसको वहां से उसको दूर करना। तो इस प्रकार से 5 तरीके ऐसे हैं कि जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण हम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो यदा कदा हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो गलतियां हो रही हैं उनको हम शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा, उनके जो अधिगम दोष हैं उनको व्यक्तिगत रूप से हम देखें और व्यक्तिगत रूप से उनको दूर करने का उपाय बताएं और दूर करने का प्रयास करें। तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर वर्गीकरण छात्रों का और उसके आधार पर शिक्षण की व्यवस्था करना, ये बात आ गई। फिर आता है कि छात्रों को छोटे छोटे समूह में, चाहे वो किसी भी विभिन्नता से युक्त है, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे समूह बना दिए, हर प्रकार के श्रेणी के बालक उसके अंदर शामिल हो गए, और ऐसे छोटे छोटे समूह बना करके शिक्षण की व्यवस्था कर लें। और एक आता है कि उनकी जो अधिगम संबंधी जो कमजोरियां हैं, उनका पता लगा करके और उनको हम क्या करें, दूर करने का प्रयास करें। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि इस प्रकार हम 4-5 तरीके हैं हमारे पास में कि हम इस तरह से कर सकते हैं, इनको दूर किया जा सकता है एक शिक्षक के द्वारा। लेकिन जब हम बात करते हैं पहली विधि की, जब बात करें या पहली उपाय की बात करते हैं, तो ये क्या होती है कि ये पूरी तरह से उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी। क्योंकि हर जगह, हर बार बार आप किसी की गलती को सुधार नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते, क्योंकि सामूहिक रूप में सब बच्चे जब विद्यार्थी बैठे होते हैं, तो आप पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष को ही बार बार उसको बताए, तेरी गलती हुई, तेरी गलती हुई, तेरी गलती हुई, पॉसिबल नहीं होता है। तो ये थोड़े से उपयोगी कम हो जाती है। दूसरी जो है कि जहां पर ये कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जाए और उसका उपचार किया जाए, तो ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि क्लास के अंदर 30-40, कम से कम 25-30 बच्चे तो होते ही हैं एक क्लास में। अब 25-30 बच्चों को व्यक्तिगत रूप से देखना और उनके कारणों का पता लगाना, उनकी कमजोरियों को समझना, उनका पता लगाना और उनको दूर करना एक शिक्षक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये विधि तो वैसे भी बहुत कठिन है कि इसको मुश्किल ही रहता है इसमें करने से। और तीसरी और चौथी जो विधि होती है, वो थोड़ी प्रभावी होती है, लेकिन उसका प्रयोग हम बहुत कम कर सकते हैं, कि जिसके के अंदर या तो क्या होता है कि उनको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उनको बांट करके शिक्षण की व्यवस्था करें, या छोटे छोटे समूह में बांट करके शिक्षण की व्यवस्था करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। कर सकते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं होता है कि बार बार आप इस चीज को करेंगे, तो ये चीज नहीं होती। लेकिन जो पांचवा जो हमारी विधि रहती है कि जहां पर हम जिस किसी भी विद्यार्थी की, जहां कहीं भी, जब कभी भी कोई भी अधिगम संबंधी हमको कमजोरी नजर आती है, हम उसको तुरंत दूर करने की कोशिश कर लें।
वो सबसे बेटर है और वो आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये जो यानी कि इसका प्रयोग जो होता है, पांचवी विधि का जो प्रयोग है वो हम आसानी से कर सकते हैं, एक शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि जब वो क्लास में पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय किसी विषय में किसी बच्चे की कमजोरी है, किसी विषय में किसी बच्चों की कमजोरी है, वो वहां पर उसको समझता है और वहीं पर उसको दूर करने की प्रयास करता है, कारण का पता लगा करके ना। तो ये पांचवी विधि हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब जब हम इन उपचारात्मक विधि की बात करते हैं, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका जब हम प्रयोग करते हैं, तो एक तो होता है कि इससे विद्यार्थियों में सामान्य समायोजन की क्षमता का विकास होता है। समायोजन, सामाजिक समायोजन, बच्चों के साथ, हर बच्चों के साथ में समायोजित होने की उनके अंदर विकसित होती योग्यता, कि वो सबके साथ बैठ करके अपनी समस्याओं को शेयर कर सकें, समझ सके विद्यार्थियों के साथ में प्रॉब्लम्स को, है ना। तो इनके दूसरा होता है कि उसकी जो विशेष प्रकार की जो भी कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों पर वो विजय प्राप्त कर सकता है, यदि एक शिक्षक के द्वारा सही तरीके से निदान करके और उसका उपचार किया जाए, है ना। तो वो उसकी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसको जब वो अगर अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने अधिगम संबंधी कमजोरियों को वो दूर कर लेता है ना, तो ऐसी स्थिति में उसके जो मानसिक और जो संवेगात्मक उसका जो संघर्ष हो रहा है, वो संघर्ष से उसको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि होता ना कि कई बार की क्लास में बार बार गलतियां होती है, तो वो संवेगात्मक उससे बच्चा एक भयभीत भी हो जाता है, थोड़ा शर्माता भी है, उसको डर भी लगता है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, ये करेंगे, है ना। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो क्यों होती है, क्योंकि वो स्वयं की कमजोरी को जानता है। और अगर उस कमजोरी को दूर कर दिया जाए, तो वो अपने मानसिक तनाव से और सांवेगिक जो संघर्ष है उसके, उससे उसको क्या मिलेगी, उसको मुक्ति मिलेगी। वो खुश हो जाएगा कि हाँ, अब मुझ में कोई कमी नहीं, मैं भी दूसरे बच्चों के जैसा हूँ। तो वो बिल्कुल साधारण सामान्य होने की वो कोशिश करता है। और इससे जब अगर वो नॉर्मल होता है, तो अपने विचारों को भी क्या करता है, समायोजित करने की योग्यता उसके अंदर, वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने शेयर कर सकता है, उसको दिखा सकता है, उनको समझा सकता है, उनको बता सकता है कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये सब चीजें है ना। तो एक ये पूरी तरह से देखें तो निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ चलती हैं, एक साथ इन विधि का प्रयोग किया जाता है पढ़ाने के अंदर। कि जब हम एक शिक्षक जब क्लास के अंदर पढ़ाता है, तो पहले पढ़ाते समय में वो निदानात्मक विधि का प्रयोग करता है, कि जहां पर वो अगर पर्टिकुलर कोई बच्चा या बालक या छात्र जो भी है, वो विशेष रूप से किसी विषय विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष में या भाषा के किसी क्षेत्र कौशल विशेष में अगर वो कमजोर है, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी है, तो वो परेशानी क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, कैसे हो रही है, उसका पूरा पता लगाता है, उसका निदान करता है, और उस निदान के बाद में उसको दूर करने का वो उपचार भी करता है, उपाय भी करता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रणाली है ये बिल्कुल साथ चलती है। और इसका नॉर्मली प्रयोग आप लोगों ने किया है, करते हैं आप, जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं, या जब आप गए होंगे या जाते हैं, या आप इसके पहले जो विद्यार्थी इंटर्नशिप में नहीं भी गए होंगे, लेकिन ब्लॉक टीचिंग में गए हैं या अपने लेसन पढ़ाने के लिए गए हो, तो वहां पर वो क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं बच्चों का, ब्लूप्रिंट बनाना उनका, है ना, उनका परीक्षण करना, जितनी भी यूनिट पढ़ाई होती है उसमें से वो टेस्ट भी लेते हैं। तो वहां पर ही उनको ये चीज सिखाई जाती है ना, कि टेस्ट लेने के बाद में, जब आपने क्लास में टेस्ट लिया, तो किन किन बच्चों के क्या क्या परिणाम रहे, कौन कौन से प्रश्न ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा कठिन थे, कौन कौन से प्रश्न सरल थे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने उन्हीं प्रश्नों को गलत किया, क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, उसका पता लगाओ, फिर आप रीटीच करवाते हो, फिर आप दोबारा से टेस्ट लेते हो, उसका उपचार करते हो, उनको समझाते हो। ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल वे में भी आपने इस चीज को किया है, छोटे मोटे स्तर पे, है ना, वो सिखाने की दृष्टि से आपको करवाया जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही विधियां एक साथ चलती हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अब हम इन दोनों ही विधियों को जब हम कंबाइंड रूप में देखते हैं, तो दोनों ही विधियों के गुण क्या है, निदानात्मक उपचारात्मक विधि का जब हम प्रयोग करते हैं, तो इसका गुण क्या है इन विधियों का। तो सबसे पहले होता है कि कठिनाइयों की पहचान हो जाती है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों की अगर पहचान होती है, तो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, कि इसकी क्या कारण है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये किन चीजों को चाहता है, सबका ज्ञान होता है। और इससे जब उसका निदान होता है, उसके शिक्षण में सुधार आता है। सुधार आने से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, स्वाभाविक है वृद्धि होना उसका। और कठिनाइयों का उनका समाधान हो जाता है, उनके सीखने में सुधार आ जाता है, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, उनके शिक्षण में व्यक्तिगतता आ जाती है, कि वो सब प्रकार से वो व्यक्तिगत रूप से भी वो। और जब हम दोष की बात कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि गुण है तो दोष भी है, एक सिक्के के दो पहलू, है ना। अब दोनों पहलू, तो जब गुण है तो शिक्षण होना ही है, दोष भी आना ही है। तो दोष में क्या होता है कि निदानात्मक जो प्रणाली होती है वो थोड़ी सी समय लेने वाली होती है। समय लेने वाली क्यों होती है, क्योंकि इसमें निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अब निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, तो एक ही बार में सही तरीके से निदान हो जाए ये जरूरी नहीं है। तो थोड़े थोड़े समय में हम उसका टेस्ट लेना, फिर उसके परीक्षण करना, उसके लिए वो प्रयास करना, तो इस समय और प्रयास
ये दोनों चीजें ज्यादा लग जाती हैं, तो इस प्रकार से ये समय लेने वाली हो जाती हैं। और फिर परीक्षण जो होता है वो परीक्षण भी कठिन रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ छात्रों के लिए है ना, सब छात्रों के लिए नहीं, लेकिन कुछ छात्रों के लिए परीक्षण कठिन भी हो सकता है कि वो परीक्षण समय पर पूरा ही ना कर पाए, उनको करना ही नहीं हो, है ना। तो जब कर नहीं पाएगा तो वो कठिन तो बनेगा उसके लिए, कठिन हो सकता है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात कि जब परीक्षण किया है तो उसके अगर परिणाम गलत आ गए, त्रुटिपूर्ण परिणाम आ गए उसके सामने, तो सब चीज त्रुटिपूर्ण हो जाएगी आगे। तो परिणाम सही नहीं आया क्योंकि उसने अगर गलत काम किया, गलत तरीके से उसने अगर परीक्षण दिया है, तो उसका परिणाम भी गलत आएगा, और गलत परिणाम आएगा तो गलत परिणाम पर हम सही उपचार नहीं दिया जा सकता उसको, है ना। तो ये भी चीज कहीं ना कहीं दिक्कत करती है इसमें, तो ये भी दोष होता है कि गलत परिणाम हमारे सामने आ जाता है। फिर सीमित प्रभावशीलता रहती है इसकी, संसाधनों की आवश्यकता होती है इसके लिए, कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है, अब आपके पास नैदानिक परीक्षण ही नहीं है, तो आप विद्यार्थियों का निदान कैसे करेंगे, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर छात्रों के ऊपर प्रेशर बन जाता है कि उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, हमारा टेस्ट होने से क्या परिणाम निकलेगा, हम कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। कई बार होता है, तो कई बार बच्चा सही होते हुए भी सही ईमानदारी से जानकारी नहीं दे पाता है, और नहीं देता है तो परिणाम गलत आता है उसमें। तो इस प्रकार से इस प्रणाली के कुछ अपने दोष भी होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रणाली जो है वो कहीं लाभकारी भी हो सकती है, तो कहीं हानिकारक भी हो सकती है। लेकिन सब मिला करके एक ये चीज है कि अगर शिक्षण में सुधार करना है, अधिकों को प्रभावी बनाना है, और विद्यार्थियों के साथ जुड़ना है, आपको विद्यार्थियों को अपना बना करके उनको अच्छी तरह से उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, उनको पूरी तरह से अधिगम करवाना है, तो ये निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण अपनाया जाना जरूरी होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विधि है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको कि लगभग लगभग हर शिक्षक के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर अपनाया ही जाता है। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, अन्य विषय वाले विद्यार्थियों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, उनके लिए काम आएगा। लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा आप कोई विधि पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे और बताएं कि कौन सी विधि आप पढ़ना पसंद करेंगे। और कुछ विधियां और बची हैं संस्कृत शिक्षण को लेकर के, तो उस वो यथाशीघ्र मैं उसको पूर्ण करूंगी उसको, और उसके बाद हम आगे की नई चीज देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।